मंडे को मार्केट ने रिकॉर्ड हाईज के पास टिकने की कोशिश की, लेकिन हैवीवेट स्टॉक्स में सेलिंग आने से इंडिसेस दबाव में आ गए। निफ्टी ने सेशन में नया लाइफ टाइम हाई छुआ, लेकिन अंत में 26,300 के नीचे फिसल गया, जिससे ओवरऑल टोन थोड़ी कॉशियस दिखी। बीएसई सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 85,440 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 78 अंक टूटकर 26,250 पर आ गया। दिन के दौरान निफ्टी 26,373 तक गया था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ने गेंस को सीमित कर दिया। मिड कैप सेगमेंट में भी दिन की शुरुआत मजबूत रही। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने 61,520 का नया हाई बनाया, लेकिन अंत में 100 अंक गिरकर 61,266 पर बंद हुआ, जिससे ब्रेड्थ कमजोर होती दिखी। सेंसेक्स स्टॉक्स में नेस्ले इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आयशा मोटर्स लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड और टाटा स्टील लिमिटेड ने अच्छी तेजी दिखाई और इंडेक्स को कुछ सपोर्ट दिया। दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बजाज फाइनेंस लिमिटेड सबसे ज्यादा दबाव में रहे और मार्केट की गिरावट की बड़ी वजह बने। बैंकिंग स्पेस में निफ्टी बैंक इंडेक्स 107 अंक गिरकर 60,044 पर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के 2% से ज्यादा गिरने से बैंकिंग इंडेक्स पर साफ दबाव देखने को मिला। आईटी सेक्टर में ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स के बाद सेलिंग तेज हुई और निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1.5% टूट गया। इन्फोसिस लिमिटेड और विप्रो लिमिटेड जैसे बड़े नामों में दबाव साफ नजर आया। ऑयल स्टॉक्स क्रूड प्राइस मूवमेंट्स और वेनेजुएला से जुड़ी खबरों के चलते फोकस में रहे। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड करीब 2% गिरा, जिसे अपस्ट्रीम ऑयल सेगमेंट कमजोर दिखा। डिफेंस स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, क्योंकि हायर बजट एलोकेशन की उम्मीद जताई जा रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में करीब 3% की मजबूत तेजी रही। एफएमसीजी स्टॉक्स ने मार्केट को कुछ स्टेबिलिटी दी। Q3 बिजनेस अपडेट्स के बाद नेस्ले इंडिया लिमिटेड करीब 3% चढ़ा और एफएमसीजी स्पेस में पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा। ऑटो स्टॉक्स दिसंबर सेल्स डेटा के चलते चर्चा में रहे। आयशा मोटर्स लिमिटेड और मारुति सुजुकी लिमिटेड ने नए रिकॉर्ड हाईज बनाए, जिससे ऑटो सेक्टर मजबूत नजर आया। पावर स्टॉक एसजेवीएन ने पिछली तेजी को आगे बढ़ाते हुए करीब 6% का और उछाल दिखाया, जिससे मिड कैप स्पेस में इंटरेस्ट बना रहा। एयर कंडीशनर और रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, एम्बर एंटरप्राइजेज लिमिटेड और वोल्टास लिमिटेड में 3% से 5% तक की तेजी रही। रियल्टी स्टॉक्स में डिमांड सुधरने की उम्मीद पर तेजी रही। लोढ़ा ग्रुप और प्रेस्टीज ग्रुप की कंपनियां इस सेक्टर में टॉप गेनर्स के तौर पर उभरी। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो सीएसबी बैंक लिमिटेड अपर सर्किट पर पहुंचा, जहां गोल्ड लोन बुक में ग्रोथ ने ओवरऑल लोन ग्रोथ को सपोर्ट दिया। यूनियन बैंक में करीब 3% की तेजी आई, क्योंकि बैंक ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लोन ग्रोथ में सुधार की जानकारी दी। ओला इलेक्ट्रिक की रैली जारी रही और स्टॉक में एक और सेशन में करीब 8% की तेजी देखने को मिली, जिससे मोमेंटम ट्रेडर्स एक्टिव रहे। नेगेटिव साइड पर प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड और वारी एनर्जीज लिमिटेड ब्रोकरेज नोट के बाद 5% से 7% तक टूट गए, जिससे शॉर्ट टर्म प्रेशर दिखा। एल&टी फाइनेंस ने Q3 2026 में अपने रिटेल लोन बिजनेस में जबरदस्त मजबूती दिखाई है। दिसंबर तिमाही में रिटेल लोन डिसबर्समेंट करीब 22,690 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 49% ज्यादा है और ये रिटेल लोन्स की बढ़ती डिमांड को दिखाता है। Q3 के अंत तक एल&टी फाइनेंस का रिटेल लोन बुक करीब 1.12 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है, जो सालाना आधार पर करीब 21% की ग्रोथ है। कंपनी का रिटेल फोकस्ड मॉडल और अलग अलग लोन प्रोडक्ट्स इस स्टेडी ग्रोथ की बड़ी वजह माने जा रहे हैं। शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो एल&टी फाइनेंस का शेयर सोमवार को 320 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। पिछले एक साल में इस शेयर ने 130% से ज्यादा की तेजी दिखाई है, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है। कोटक महिंद्रा बैंक ने दिसंबर तिमाही में एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों में मजबूत ग्रोथ दर्ज की है। दिसंबर 2025 के अंत तक बैंक के नेट एडवांसेस 16% बढ़कर 4.80 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, जो लेंडिंग एक्टिविटी में मजबूती को दिखाता है। कोटक महिंद्रा बैंक के टोटल डिपॉजिट्स भी 14.6% बढ़कर 5.42 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, जिसमें कासा डिपॉजिट्स में लगभग 12% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जिससे बैंक की लो कॉस्ट फंडिंग पोजीशन मजबूत बनी हुई है। मार्केट रिएक्शन की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का शेयर हल्की गिरावट के साथ 2192 रुपए के आसपास बंद हुआ। हालांकि बिजनेस ग्रोथ नंबर्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टेबल नजर आ रहे हैं। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने भी Q3 में डिपॉजिट्स और एडवांसेस दोनों में सुधार दिखाया है।
टोटल डिपॉजिट 7% बढ़कर 24,006 करोड़ रुपए हो गए हैं और एडवांसेस में 13% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ दर्ज हुई है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में सिक्योर्ड लोन्स का हिस्सा बढ़कर 63% से ज्यादा हो गया है, जिसमें गोल्ड लोन, MSME और एग्रीकल्चर लोन्स शामिल हैं। इससे बैंक का ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल पहले के मुकाबले ज्यादा बैलेंस दिख रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q3 अपडेट में लोन बुक पर हल्का दबाव दिखा है। बैंक का ग्रॉस लोन बुक सालाना 3.9% और तिमाही 1.9% घटकर 18,306 करोड़ रुपए रह गया, जिससे साफ है कि इस तिमाही में क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी सुस्त रही। डिपॉजिट साइड पर तस्वीर पूरी तरह नेगेटिव नहीं है। कुल डिपॉजिट सालाना आधार पर 4.5% बढ़कर 21,087 करोड़ रुपए पहुंचे, लेकिन तिमाही आधार पर 1.7% की गिरावट दिखी, यानी लंबी अवधि में भरोसा बना हुआ है, पर हालिया तिमाही में हल्का आउटफ्लो हुआ। सबसे पॉजिटिव संकेत कासा डिपॉजिट से आया है, जो कम लागत वाला और बैंक के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। Q3 में कासा डिपॉजिट सालाना 16.1% और तिमाही 2.9% बढ़कर 4,611 करोड़ रुपए हो गए, जिससे बैंक की फंडिंग क्वालिटी बेहतर हुई है। कासा ग्रोथ का सीधा असर कासा रेशियो पर दिखा, जो बढ़कर 21.9% हो गया है। हालांकि शेयर की परफॉर्मेंस कमजोर रही और शेयर 15.11 रुपए पर बंद हुआ। पिछले एक साल में करीब 45.90% की गिरावट निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। वॉरी एनर्जीज के लिए ये एक बड़ा डेवलपमेंट रहा, जहां उसकी सब्सिडरी वॉरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने एडवांस लिथियम आयन सेल और बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए स्ट्रेटेजिक फंडिंग जुटाई है। ये फैक्ट्री 20 GWh क्षमता की होगी, जो एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में कंपनी की मजबूत मौजूदगी दिखाती है। इस फंडिंग राउंड में करीब 1,003 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिसमें फैमिली ऑफिस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी रही। इससे साफ है कि बड़े निवेशक भारत के बैटरी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर पर भरोसा जता रहे हैं। रेमंड लाइफस्टाइल ने मैनेजमेंट साइड पर बड़ा कदम उठाते हुए प्रसाद चथवार को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी और कंपनी को फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में अनुभवी लीडरशिप मिलेगी। प्रसाद चथवार के पास कंज्यूमर इंडस्ट्री में करीब 28 साल का अनुभव है और वो पहले बजाज इलेक्ट्रिकल्स और वोल्टास जैसी बड़ी कंपनियों में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं। इससे रेमंड लाइफस्टाइल को ग्रोथ और ऑपरेशनल कंट्रोल में फायदा मिल सकता है। NBCC इंडिया को नए प्रोजेक्ट ऑर्डर्स मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 134.05 करोड़ रुपए है। इनमें से 45.87 करोड़ रुपए का ऑर्डर ओडिशा की महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी से मिला है, जिसमें यूनिवर्सिटी कैंपस में निर्माण, मरम्मत और रेनोवेशन का काम शामिल है, जो PM-USH स्कीम के तहत किया जाएगा। इसके अलावा NBCC को ओडिशा स्कूल प्रोग्राम अथॉरिटी से 88.88 करोड़ रुपए का एक और ऑर्डर मिला है, जो गोदावरीशा मिश्रा आदर्शा प्राथमिका विद्यालय स्कीम के तहत सिविल वर्क से जुड़ा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया, जहां सालाना आधार पर 37% की ग्रोथ के साथ बिक्री 2.1 मिलियन टन पहुंच गई। पिछले साल दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 1.5 मिलियन टन था, यानी एक ही महीने में बड़ा जंप देखने को मिला। कंपनी के मुताबिक ये दिसंबर महीने का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज और सेल्स चैनल्स में नए रिकॉर्ड बने। मजबूत डिलीवरी सिस्टम और इन्वेंट्री में कमी ने इस ग्रोथ को और सपोर्ट किया। इस शानदार महीने का असर पूरे 2026 पर भी दिखा है, जहां अप्रैल से दिसंबर के बीच कुल बिक्री 14.7 मिलियन टन रही, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 17% ज्यादा है। ट्रेंट ने Q3 में दमदार प्रदर्शन दिखाया है, जहां कंपनी का रेवेन्यू सालाना 17% बढ़कर 5,220 करोड़ रुपए पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में रेवेन्यू 4,466 करोड़ रुपए था, जो बताता है कि कंज्यूमर डिमांड और स्टोर लेवल पर ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। पूरे 9 महीनों में भी कंपनी की ग्रोथ लगातार बनी रही है। दिसंबर 2025 तक ट्रेंट का रेवेन्यू 18% बढ़कर 14,604 करोड़ रुपए पहुंच गया है और मैनेजमेंट का मानना है कि करीब 25% का रेवेन्यू CAGR लंबे समय तक सस्टेनेबल रह सकता है। इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ी वजह ज़ुडियो और वेस्टसाइड जैसे ब्रांड्स का आक्रामक विस्तार है। दिसंबर 2025 के अंत तक ज़ुडियो के 854 स्टोर्स हो चुके हैं और सिर्फ Q3 FY26 में ही 48 नए स्टोर्स खुले, जबकि 9 महीनों में कुल 89 स्टोर्स जोड़े गए। ज़ुडियो अब इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री कर चुका है, जहां UAE में 4 लोकेशंस पर स्टोर्स ऑपरेट हो रहे हैं। वहीं वेस्टसाइड के 278 स्टोर्स चल रहे हैं और अन्य लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट्स के 32 स्टोर्स के साथ ट्रेंट लिमिटेड की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी और मजबूत होती दिख रही है। बैंकिंग सेक्टर में धनलक्ष्मी बैंक के शेयरों में करीब 8% की तेज उछाल देखने को मिली, क्योंकि दिसंबर तिमाही में बैंक के बिजनेस में साफ तौर पर सुधार दिखा। डिपॉजिट और लोन दोनों में मजबूत ग्रोथ ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया।
दिसंबर 2025 तक धनलक्ष्मी बैंक का कुल बिजनेस 20.76% बढ़कर 31,933 करोड़ रुपए पहुंच गया। डिपॉजिट 18.39% बढ़े और कासा डिपॉजिट्स 9.04% बढ़े, जबकि कुल लोन 23.90% बढ़कर 14,094 करोड़ रुपए हो गए, जिसमें गोल्ड लोन और एमएसएमई। नवा लिमिटेड ने अपनी सिंगापुर सब्सिडियरी से करीब $50 मिलियन यानी लगभग 450 करोड़ रुपए की रकम बायबैक के जरिए हासिल करने का ऐलान किया है। इस ट्रांजैक्शन के बाद भी कंपनी की सब्सिडियरी में 100% होल्डिंग बनी रहेगी। कंपनी के मुताबिक इस बायबैक से लिक्विडिटी बेहतर होगी और फ्यूचर एक्विजिशंस व प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स उपलब्ध रहेंगे। बायबैक प्राइस बुक वैल्यू से काफी ज्यादा तय किया गया है, जिससे वैल्यूएशन स्ट्रेंथ भी साफ होती है। ओएनजीसी ने आंध्र प्रदेश के मूरी फील्ड में वर्कओवर ऑपरेशंस के दौरान गैस लीक की जानकारी दी है। कंपनी ने साफ किया है कि इस इंसिडेंट में कोई कैजुअल्टी या इंजरी नहीं हुई है और पब्लिक सेफ्टी को कोई खतरा नहीं है। ओएनजीसी ने प्रिकॉशन के तौर पर साइट को सिक्योर कर दिया है और कूलिंग ऑपरेशंस शुरू कर दिए गए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को एक्टिवेट किया गया है और जरूरत पड़ने पर वेल कैपिंग के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जा सकती है। अदानी पावर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कानूनी और वित्तीय राहत वाला फैसला मिला है। कोर्ट ने साफ कहा है कि मुंद्रा SEZ में बनी बिजली अगर देश के दूसरे हिस्सों में सप्लाई होती है तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि अदानी पावर लिमिटेड ने इस मामले में अब तक जो भी कस्टम ड्यूटी चुकाई है उसे वापस किया जाए। इससे कंपनी को सीधे तौर पर बड़ा फाइनेंशियल फायदा मिलने की उम्मीद है, जो करीब 500 करोड़ रुपए तक हो सकता है। ये फैसला सिर्फ अदानी पावर लिमिटेड तक सीमित नहीं है। लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे उन सभी पावर प्रोड्यूसर्स को राहत मिल सकती है जो SEZ के तहत बिजली बनाकर डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने दिसंबर 2025 में कुल बिजली ट्रेडिंग वॉल्यूम में 2.8% की सालाना बढ़त दर्ज की है, जो 11.44 बिलियन यूनिट्स तक पहुंच गया। हालांकि डे अहेड मार्केट में वॉल्यूम 11.6% घटा है। रियल टाइम मार्केट में मजबूती बनी हुई है, जहां बिजली की ट्रेडिंग 20% से ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा टर्म अहेड मार्केट में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 2 गुना रहा। ग्रीन मार्केट में बिजली की ट्रेडिंग लगभग स्थिर रही और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मार्केट में एक्टिविटी कमजोर बनी रही, जहां REC की ट्रेडिंग में सालाना आधार पर बड़ी गिरावट दर्ज की गई। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की सब्सिडियरी MEPCL को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत इंसेंटिव्स मिले हैं। कंपनी कांचीपुरम में करीब 1900 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे लगभग 5000 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। HDFC बैंक लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही में लोन और डिपॉजिट ग्रोथ में डबल डिजिट परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन इसके बावजूद शेयर में गिरावट देखने को मिली। इसकी बड़ी वजह लोन डिपॉजिट रेशियो का बढ़कर करीब 99% तक पहुंचना है। एनालिस्ट्स का मानना है कि ज्यादा लोन डिपॉजिट रेशियो की वजह से आगे ग्रोथ पर दबाव आ सकता है। इसी चिंता के चलते HDFC बैंक लिमिटेड का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर 978 रुपए के आसपास बंद हुआ। मेट्रोपोलिस हेल्थ लिमिटेड के शेयर Q3 बिजनेस अपडेट के बाद करीब 5% चढ़े। कंपनी की रेवेन्यू में 26% की सालाना बढ़ोतरी हुई है, जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स और स्पेशलिटी टेस्टिंग की बड़ी भूमिका रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने Q3 में नेट प्रॉफिट में 32% से ज्यादा की सालाना बढ़त दर्ज की है। एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों में अच्छी ग्रोथ रही, जिससे बैंक का ओवरऑल बिजनेस मजबूत दिखा। हालांकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ा दबाव में रहा और कासा रेशियो में हल्की गिरावट आई। इसके बावजूद एसेट क्वालिटी मजबूत बनी हुई है और नेट NPA करीब 0.5% के आसपास है। Q3 अपडेट के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर हल्की गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा, लेकिन पिछले एक महीने में इसमें करीब 5% की तेजी दर्ज की जा चुकी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर भी करीब 3% तक चढ़े, क्योंकि बैंक का कुल बिजनेस 17.24% बढ़कर 5.95 लाख करोड़ रुपए हो गया। डिपॉजिट और कासा दोनों में मजबूत ग्रोथ के चलते कासा रेशियो बढ़कर 49.55% पहुंच गया, जो बैंक की फंडिंग के लिए पॉजिटिव संकेत है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर भी करीब 3% तक चढ़े, क्योंकि बैंक ने तीसरी तिमाही में मजबूत बिजनेस अपडेट दिया। दिसंबर 2025 तक बैंक के कुल डिपॉजिट 15.3% बढ़कर 3.21 लाख करोड़ रुपए हो गए। बैंक का कुल बिजनेस 17.24% की बढ़ोतरी के साथ 5.95 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कासा डिपॉजिट 17.93% बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपए हो गए, जिससे कासा रेशियो बढ़कर 49.55% हो गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कुल लोन 19.61% बढ़कर 2.73 लाख करोड़ रुपए हो गए। इसमें घरेलू कॉर्पोरेट लोन 14.49% और ग्लोबल कॉर्पोरेट लोन 18.57% की दर से बढ़े। हाल ही में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री यानी OFS को भी बाजार से अच्छा रिस्पांस मिला था।
NBFC सेक्टर में पूनावाला फिनकॉर्प के शेयरों में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने बताया कि दिसंबर 2025 तक उसका AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सालाना आधार पर 77.5% बढ़कर करीब 55,000 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के पास लगभग 6,450 करोड़ रुपए की मजबूत लिक्विडिटी मौजूद है, जिससे आगे के ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट मिलेगा। पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड का कहना है कि वो रिस्क फर्स्ट अप्रोच के साथ बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। दूसरी तिमाही में कंपनी ने 74.2 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में उसे नुकसान हुआ था। नेट इंटरेस्ट इनकम 40% से ज्यादा बढ़ा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी सुधरकर 8.4% पर पहुंच गया, जो कंपनी की कमोडिटी मार्केट में आज सबसे ज्यादा मजबूती बुलियन सेगमेंट में रही, जहां सोना और चांदी दोनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। MCX पर गोल्ड फरवरी 2026 एक्सपायरी करीब 1,37,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड करता दिखा, जिसमें लगभग 1.43% की बढ़त रही। चांदी ने आज सोने से भी बेहतर प्रदर्शन किया। MCX सिल्वर मार्च 2026 एक्सपायरी 2,43,311 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई, जहां करीब 2.96% की बड़ी तेजी देखने को मिली। ये तेज मूवमेंट हाई वोलेटिलिटी और मजबूत खरीदारी का संकेत देता है। करेंसी मार्केट में आज भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर दिखाई दिया। रुपया 90.24 के स्तर पर खुला, जो पिछले सेशन के मुकाबले करीब 4 पैसे की गिरावट को दर्शाता है और दिन भर 90.20 से 90.30 के दायरे में ट्रेड करता रहा। मार्केट की घबराहट और उतार चढ़ाव को दिखाने वाला इंडेक्स इंडिया विक्स आज ऊपर की ओर गया। इंडिया विक्स करीब 9.98 के स्तर पर ट्रेड करता दिखा, जिसमें लगभग 5.6 से 7% तक की तेजी दर्ज की गई। ग्लोबल संकेतों और कल के बाजार की दिशा की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी करीब 26,346 के स्तर पर ट्रेड करता दिखा और दिन के दौरान 26,500 के ऊपर का हाई भी टच कर चुका है। आज FIIs ने कैश सेगमेंट में 11,277 करोड़ रुपए की खरीद और 11,313 करोड़ रुपए की बिक्री की, यानी कुल मिलाकर करीब 36.25 करोड़ रुपए की हल्की नेट बिकवाली रही, जो एक कॉशियस या वेट एंड वॉच वाला रुख दिखाती है। इसके उलट DIIs ने बाजार में मजबूती दिखाई और 17,329 करोड़ रुपए की खरीद के मुकाबले 15,565 करोड़ रुपए की बिक्री की। इसका नतीजा ये रहा कि घरेलू निवेशक करीब 1,764 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी के साथ बाजार को नीचे गिरने से बचाते नजर आए। सेक्टर की बात करें तो आज सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल बाइंग बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस यानी BFSI सेक्टर में देखने को मिली। इसके अलावा ऑटो और FMCG स्टॉक्स में भी DIIs की तरफ से अच्छी एक्यूमुलेशन हुई, जिससे इन सेक्टर्स में स्टेबिलिटी बनी रही। वहीं दूसरी तरफ FIIs ने IT और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में थोड़ी मुनाफा वसूली की। मिड कैप सेगमेंट में भी चुनिंदा जगहों पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो ये दिखाता है कि विदेशी निवेशक फिलहाल ज्यादा आक्रामक दाव लगाने से बच रहे हैं।